दोस्तों, हर लेखक अपने लिए लेखक है, अपने किए लेखक है, वह अपने चाहने से लेखक है। अगर वह संघर्ष में जूझता है, परिस्थितियों से टक्कर लेता है, तो एहसान किसी दूसरे पर नहीं, सिर्फ उसकी अपनी कलम पर है। कोई भी अच्छी कलम मूल्यों के लिए लिखती है, मूल्यों के दावेदारों के लिए नहीं। 21वीं सदी के उदय के अनकरीब तमाम तरह के मूल्यों और मानदंडों के विसर्जन और विखंडन की उद्घोषणाओं के बीच कृष्णा सोबती का यह उद्घोष एक अद्वितीय चुनौती है। अद्वितीय इसलिए भी कि किसी भी युग में, किसी भी भाषा में दो एक लेखक ही ऐसे होते हैं जिनकी हर रचना साहित्य और समाज की एक घटना बन जाती है। सोबती जी, आपका यहाँ होना इस इंस्टीट्यूट, पूरे शिमला शहर, पूरे हिमाचल के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन आपको यहाँ कैसा लग रहा है? जयदेव, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। मैं शिमला की पुरानी दोस्त हूँ और मुझे अपने बचपन के शहर में आना बहुत सुखद लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बचपन को ही लौटा के ला रही हूँ, नहीं, वो जा चुका है। लेकिन आप कहीं इससे जुड़ते हैं। एक सफ़र के दरमियान कई बार आप पुराने पुड़ावों पर जब आते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं। मैं अपनी जाफरी में से, जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, उसके बाहर देखती हूँ तो इतने सहज रूप से एक बहुत बड़ा मंच मेरे अंदर समा जाता है। उसमें पेड़ हैं, चीड़ है, देवदार हैं, बान हैं, पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, बर्फ़ है और घास है, फूल, पत्ते, उसमें क्या नहीं है। शायद यही वजह है कि पहाड़ जो हैं वो आपको आतंकित नहीं करते, आपके सगे से लगते हैं और आप में एक विस्तार जगाते हैं। मैं दोबारा से अपने को जी रही हूँ और ताज़ा महसूस कर रही हूँ। 52 वर्ष पहले आपकी पहली एक बेहद मासूम कहानी लामा छपी, उसकी सेटिंग भी शिमला ही थी ना? मेरी पहली कहानी थी और हम लोग बचपन में एक लामा को लगातार अपने घर की सड़कों पे देखते थे और बहुत से बच्चे इकट्ठा होकर कभी कभी उन्हें परेशान भी करते थे कि लामा सीपी खट्टा खा के पानी पी के मर के संजोली जा। और जब वो एक दिन अचानक गायब हो गए, ओझल हो गए, कभी वापस नहीं लौटे, तो मैंने जाने कुछ बहुत ही गहरे से इस बात को सोचा बच्चे के रूप में कि हमें उन्हें ये कहना नहीं चाहिए था। और जब मैं लद्दाख गई इतने वर्षों बाद, मुझे लगा कि मेरी आंखें उस लामा को ढूंढ रही हैं। और लामा जुड़ी मॉनेस्ट्री में जब मैं पहुंची तो एक छोटा बच्चा 12-13 साल का, वो हाथ में एक बहुत बड़ी सी ताली लेके आए। उसने दरवाज़ा खोला और जब वो दरवाज़ा, पहले वो हंस रहे थे जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, छोटे बच्चे की तरह, पर जब उन्होंने ताला खोला और वो उठ के खड़े हुए तो अचानक कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। वो बच्चा काफ़ी बड़ा लगने लगा। मुझे लगा कि जो लामाजुरी के बड़े लामा होंगे, कुछ उसकी झलक वो दे रहे थे और मैं अचंभे से उन्हें देखती रही और अपने को ये विराम दिया कि पुनर्जन्म के बाद ये लामा शायद वही लामा है जो मुझे इतने सालों के बाद नजर आए। सोबती जी, 50 के दशक में बादलों के घेरे बेहद चर्चित रही। इसे आज भी एक प्रमुख साहित्यिक घटना की संज्ञा दी जाती है। बादलों के घेरे मेरी पहली लंबी कहानी थी और उसे पाठकों ने बहुत पसंद किया था, जो कि आज मुझे ये चीज़ परेशान करती है कि ऐसा उसमें क्या था कि उन्हें इस चीज़ ने इतना आकर्षित किया। हालांकि मैं आपसे ये बांटना चाहूँगी कि 55 के दशक में जो एक कहानी का विशेषांक निकला था, उसमें मेरे बहुत से समकालीन एक पंक्ति में आए थे। एक कोसी का घटवार था, राजा निर्बंसिया था और दोपहर का भोजन था। इस किस्म की कहानियाँ जो हैं उस वक़्त एक ही अंक के अंदर वो आई थी। बार बार लगता है कि आपने कम लिखा है, ये शायद कम छापा है। अपनी रचना प्रक्रिया पर कुछ कहेंगी? जी, मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी मेरी जो रचनात्मक
जलवायु है वो काफ़ी देर से पनपती है। एक जिसे कि आप कहते हैं एक ऐसे बिंदु पे आना जब आप सभी चीज़ों को समेट कर कागज़ पे लिखते हैं और आप जो कोरे पन्ने हैं उन्हें आप लगातार देखते हैं, लेकिन हमेशा आप ऐसी प्रतिक्रिया में नहीं होते कि आप बैठ के लिखना शुरू कर दें। ये सही बात है कि मेरी कृतियों में बहुत लंबे वक्फे होते हैं क्योंकि मैं बहुत वक्त लेती हूँ चीज़ों को अपने अंदर जज्ब करने के लिए, उन्हें अपने में स्थित करने के लिए, उन्हें अपने तरीके से जांचने के लिए। और तब आप अचानक एक दिन महसूस करते हैं कि जो कोरा पन्ना है आपसे कुछ कहने जा रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं और वो जो चीज़ है वो किसी पहाड़ पर चढ़ने के मुकाबले से कम नहीं है। जब आप एक बार पहली पंक्ति लिख लेते हैं तो आपको लगता है कि एक पन्ने पर आप अपनी सत्ता को किसी दूसरे से बांट रहे हैं और वो सत्ता जो है आपने उसको सौंपी है जो पहली पंक्ति कागज़ के ऊपर आई है। मैं ये भी कहना पसंद करूँगी कि मैं चीज़ों को नहीं देखती, मैं चीज़ों में देखना पसंद करती हूँ। अगर कहानियाँ आपके सामने लगातार तरतीब से बनी हुई हैं तो मुझे लगता है इसमें लिखने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप कहीं गहरे बैठकर कुछ ला रहे हैं, कुछ ऐसा नया संजो रहे हैं तो आप अपनी कलम खोलते हैं। लेकिन कृष्णा जी, जिन दिनों आप नहीं लिखती तब क्या करती हैं? जी, लेखक एक बड़ा जालिम व्यक्ति होता है। वो जब कुछ नहीं कर रहा होता तब भी वो बहुत कुछ कर रहा होता है। जाने कहाँ कहाँ देखता है, क्या क्या ढूंढता है, किस में क्या खोजता है और अपने से क्या खारिज करता है, अपने में क्या जमा करता है, क्या गुनाह करता है। उसका हिसाब बड़ा अजीब होता है। कई बार तो आपको पता ही नहीं लगता और हल्के से एक छोटी सी आहट से रचना जो है आपकी गिर्द घूमने लगती है। और कभी जब रचना आपके पास आती हो तो आप अचानक महसूस करते हैं कि रचना पास है पर मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर पहुंचकर मैं अक्सर अपने प्रति बहुत ही सख्त हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आँख चुरा रही हूँ उस मेहनत से, उस मौसम से जहाँ मुझे रचना को शुरू करके उसे ख़त्म करना पड़ेगा और वो मौसम काफ़ी लंबा सा हो जाता है। और जब आप लिख रहे होते हैं तो आप बहुत सी बेचैनियों के बावजूद, जो कि रचनात्मक चिंताएं होती हैं, आप बहुत सी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। वो बहुत ही अकेलेपन का वक्त होता है। हालांकि ये कहना भी गलत है, अकेलापन शब्द सही नहीं है क्योंकि आपके पास इतना कुछ होता है कि आप अचानक अपने प्रति सजग हो उठते हैं। आप अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं और सुरक्षा के रूप में आप अक्सर अपनी सेहत का ध्यान करने लगते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप कहीं भी कोई भी हल्की सी खलिश, हल्की सी परेशानी अगर आपको परेशान कर रही है तो दिमाग का शीशा आपका साफ नहीं हो सकता। जिंदगी नामा में मिरासियों के संवाद, उनकी कला और करतब, शाहजी की बैठक में जुड़ी बुजुर्गों की मंडली और बहुत कुछ। क्या ऐसी सामग्री घर में सुने किस्से कहानियों से मिली या सचमुच आपकी पहुंच में रही थी? नहीं साहब, ऐसी कहानी किस्से कहानियों से नहीं आप जोड़ सकते। ऐसी कहानियों के लिए पहले हाथ का माल होना बहुत ज़रूरी है, जिसे लेखक जब वो लिखने लगता है तो टनटना के देखता है। जैसे एक जो हमारी एक देशज संस्कृति है उसके नज़दीक होना बहुत ज़रूरी था जब मैंने ज़िंदगी नामा लिखा। और मैंने इसे अपने में संजोया और पाया कि लिखते हुए मुझे इस बात का भी ज्ञान था, एहसास था कि अगर भैंस बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या इलाज करना होता है।
तो जो देशज एक पूरी एक देशज को हम शहराती शायद एक पूरा कोलाहल सा समझते हैं, पर एक वो बहुत बड़ी संस्कृति है। एक उनका वाचन परंपरा जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध है। और मुझे ये भी लगा कि मुझे भाषा से हट के बोलियों की तरफ जाना चाहिए, ताकि मैं बोलियों से उस चीज़ को उजागर करूं जिस चीज़ की वो हिस्सेदार है। मुझे अपनी सिर्फ स्मृति में नहीं, मुझे अपनी जानकारी में उस पूरे संसार पर आंख रखनी थी जिसे आप ग्रामीण संसार कहते हैं। और मुझे लगा कि जिस स्तर पे हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा जो ग्रामीण समाज है उस स्तर पर और उस स्तर से आगे भी वो देखने की संभावनाएं और सामर्थ्य रखता है। शायद ये इसकी वजह ये भी होगी कि वो लोग लिखित को पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो जो उनका स्पोकन शब्द था, जो बोलचाल की भाषा थी, वो काफ़ी गुंथा हुआ होता है, उसमें काफ़ी प्रभाव होता है और गहरे तक वो इन भावनाओं को व्यक्त करता है जिनकी मदद हम लोग लिखित में लेते हैं, लिखी हुई भाषा से लेते हैं। मेरे सामने वो जिंदगी नामा की लेखिका के रूप में सबसे पहले आती हैं, और जिंदगी नामा जहाँ ख़त्म होता है वो एक तरह से उनका अपना हल्फिया बयान भी है। गुरु साहब का फ़ारसी का एक शेर उन्होंने कोट किया है कि जब सब रास्ते बंद हो चुके हों तो जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठा लेना जायज़ है। कृष्णा सोबती की तलवार उनकी कलम है, और उन्होंने कलम उस जुल्म के ख़िलाफ़ उठाई है जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, सबसे बड़ा दस्तावेज़ ज़िंदगी नामा, जिसे उन्होंने ज़िंदा रुख कहा है। ये जीने की ललक, जीने के उत्सव को कागज़ के पन्नों पर आंक लेने का जोखिम भरा प्रयास है। उसमें जिस तरह उन्होंने अपने उस बिछड़े हुए वतन को याद किया है, उससे मालूम होता है कि वतन एक लेखक के लिए सिर्फ भूगोल नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं, नदी नाले झरने पहाड़ियाँ नहीं, बल्कि उसकी रूह, उसकी आत्मा का हिस्सा है। यानी उसके अस्तित्व में जो कुछ है सब उसके वतन की देन है, और वो वतन दर्जनों जीते जागते इंसानों और चरित्रों के रूप में ज़िंदगी नामा में उभर के आता है। और जो लोग आते हैं वो अपनी ज़बान के ख़ास अंदाज के साथ आते हैं। है वो हिंदी का नावल, लेकिन उसमें चरित्र अपनी बोलियों के साथ, लहजे के साथ, अंदाज के साथ आते हैं। हिंदी भाषा जिंदा नामा से समृद्ध हुई है, जैसे मैला आंचल की हिंदी अपनी बोलियों के साथ समृद्ध हुई है। कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा में जो कलम उठाई है, उसी की झलक मुझे उनकी ख़ास तौर से दो कहानियों मिलती है। एक तो मित्रों मरजानी और दूसरी ऐ लड़की। मित्रों हिंदी के घुटन भरे कथा साहित्य में एक हवा के झोंके की तरह नहीं, एक आंधी या तूफान की तरह आती है। हिंदी प्रदेश का संयुक्त समाज या परिवार कथनी और करनी, आचार और विचार के बीच की फांक में जिस पाखंड को जीता है, मित्रों उसे एक झटके में तोड़ देती है। और वह एक औरत
कि जितनी भी बड़ी, अंग्रेज़ी में उसके लिए शब्द डिज़ायर है, हम अपने यहाँ काम कहते हैं, अच्छे अर्थ में, अंग्रेज़ी का सेक्स नहीं, उस पूरी ज़िंदगी की चाहत के साथ जीना चाहती है। अपने पति सरदारी लाल से वो कहती है कि न तो मुझे कच्चा चबा जाओ। जब सास ने कहा बच्चों की बात तो कहा 5-7 क्या, मेरा बस चले तो मैं गिन के 100 जन दूँ। यह मित्रों जैसी औरत हिंदी में कथा साहित्य में पहली बार आई है, जो जीना चाहती है, जीने की उस ललक का सजीव रूप खड़ा करती है। मित्रों के बाद इसी जिंदगी जीने की ललक को कृष्णा जी ने ऐ लड़की नाम की कहानी में दिखाया है, और वो मृत्यु की साया में जिंदगी जीने का एहसास, माँ के साथ बेटी का एक नया रिश्ता हमें अपने समाज में दिखाई पड़ता है। माँ सहेली है, दोस्त की तरह है, और इन दो सहेलियों की बातचीत जिस अंदाज में होती है वो अनूठा है। मुझे तो कृष्णा जी इस पुरुष प्रधान आधुनिक हिंदी साहित्य में एक करिश्मा की तरह दिखाई पड़ती हैं, जो उस प्रधानता को बिना लाउड हुए जैसे अपनी सर्जनात्मकता से चुनौती देती है। कृष्णा जी की भाषा के बारे में मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, वो हाथ से नहीं लिखती हैं। उनके शब्दों को देखकर लगता है कि जैसे उन शब्दों को उसी तरह जीती रही हैं जैसे अपनी ज़िंदगी जीती रही है। एक एक शब्द नाप तोल के आता है, और बोलियों से शब्द अपने आप इस तरह आते हैं, वे बुलाती नहीं, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें रोकती भी नहीं हैं। कभी कभी ऐसे शब्द भी जिन्हें मतरूक समझा जाता है, शिष्ट सभ्यजनों की भाषा में, यारों की यार में, बाबुओं की ज़बान आप देखें तो लगेगा कि सचमुच अपनी ज़िंदगी में लोग, जब जहाँ औरतें न हों, मर्द किस तरह बातें करते हैं। ज़िंदगी की इस हकीकत को, सच्चाई को संभव बनाया है कृष्णा जी ने उस जिंदा भाषा के द्वारा। ऐसी कलम हो तो हिंदी राजभाषा, पंडितों की और शिष्टों की भाषा नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों की ज़बान होने का एहसास कराती है। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि गालियों की अपनी सत्ता है। गालियाँ शायद बनी ही इसलिए थी, भाषा में ईजाद ही इसलिए हुई कि हमारे सारे तनाव जो हैं और हमारी जो थोड़ी सी एक परेशानी, थोड़ी सी घृणा, थोड़ी सा गुस्सा, वो सब जो है वो बाहर की ओर निकल जाए। यारों की यार कहानी जब मैंने शुरू की तो शुरू करते ही इस बात का एहसास हुआ कि उस पूरी भाषा को समेटने के लिए मुझे गालियों का व्याकरण चाहिए ज़रूर। उसके बिना ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस समाज को, जिस दफ्तर को, जिस गुच्छे को मैं समेटना चाहती थी, उनकी भाषा का ये एक प्रमुख अंग था। और मुझे लगा कि गालियों का कोई रूपांतरण आप नहीं कर सकते। गालियों का एक शब्द जो है वो एक मूड का परिचायक है, एक स्थिति की अनिवार्यता का भी। इसलिए ये गालियाँ मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरी हैं। और जब मैं एक बार शुरू हुई तो विस्मयकारी था कि कहानी खुद ब खुद चल निकली, और मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि अगर मैं किसी भी झिझक के मारे इन गालियों को इस्तेमाल न करती तो वो जो पाठ था, वो जो टेक्स्ट था, वो वैसा न बनता जैसा वो बना।
मेरे बहुत से पाठकों ने इसको सराहा, लेकिन बहुत से पाठकों ने इस पर एतराज़ भी किया। और मैंने दोनों चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि किसी भी पाठक को ये जानने का हक है कि जब कोई भी एक कदम लेखक द्वारा उठाया जाता है जो कि हम उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको ये जानने का हक है कि ऐसा हमने क्यों किया। कृष्णा सोबती सिर्फ हिंदी की ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय साहित्य की इस समय सक्रिय एक मूर्धन्य कथाकार हैं। बरसों पहले जब मैं दिल्ली आया था, 30-35 बरस पहले, तो कृष्णा जी के बारे में बहुत एक रहस्यमयता थी। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उस रहस्य को अब हम लोगों ने भेद लिया है, उनमें कुछ एक रहस्य का भाव है जो बना रहता है। वो गरारे पहने और कुछ दुपट्टा लगाए त्रिवेणी कला संगम में एक बहुत ही अभिजात ढंग से मिलने वाली महिला लेखक के रूप में जानी जाती थी। उनकी लंबी कहानी ए लड़की मेरे हाथ तब आई जब मेरे दुर्दिन थे। मैं ग्वालियर के एक सर्किट हाउस के एक कमरे में बैठ के अपने जीवन की कुछ व्यर्थता पर ही विचार करता था, तब उनकी कहानी आई। और ये एक अद्भुत कहानी है। ये एक बूढ़ी माँ है जो अपनी मृत्युशैया पर है और वो अपनी बेटी से बात कर रही है, लेकिन दरअसल ये एक मरती हुई बूढ़ी स्त्री की कहानी उतनी नहीं है जितनी एक अदम्य जिजीविषा की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने जीवन में घोर रस लिया है और अभी भी जीवन में रस लेने की जिसकी क्षमता, बावजूद इसके कि उसकी मृत्यु संभवतः कुछ ही क्षणों बाद होने वाली है, कम नहीं हुई है। असल में इस बात पर मुझे लगता है कई बार पूरा ध्यान नहीं गया है कि कृष्णा जी एक तरह से अनुभव और संबंधों के अध्यात्म की कथाकार हैं। उनके एक नए उपन्यास का अंश अभी हाल में छपा है जिसमें है कि हम हैं इसीलिए समय है। ये एक विश्वास अपने होने में और उस होने से निकलने के तमाम दार्शनिक आशयों में जितना कृष्णा जी का है उतना बहुत कम कथाकारों का है। उनके यहाँ एक पूरा भूभाग, एक पूरा जनपद, एक पूरी सभ्यता बोलती है। एक अर्थ में कृष्णा सोबती सभ्यता की कथाकार हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो एक समाज के किसी वर्ग की या कि किसी छोटे मोटे संघर्ष की चितेरी हैं उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ संबंधों का एक अद्भुत घमासान है। और ये अध्यात्म कोई किसी दार्शनिकता से बोझिल अध्यात्म नहीं है। ये अनुभव और संबंधों के खून, कीचड़, धूल में सना हुआ अध्यात्म है। ये एक ऐसा अध्यात्म है जो विकसित ही होता है संबंधों से, जो विकसित ही होता है अनुभव से, और जिसका भूगोल हमारी अपनी जिंदगी में है, उससे बाहर कहीं नहीं। कृष्णा जी में एक विचित्र विनोद भाव भी है। उनके यहाँ हंसाने की बहुत गुंजाइश है, दूसरों पर ही नहीं, अक्सर अपने पर। और ये शक्ति हिंदी के बहुत कम लेखकों में है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो दूसरों पर हंस लेंगे, लेकिन अपने पर हंसने में जिस हिम्मत की और जिस खुलेपन की ज़रूरत है वो बहुत कम के यहाँ है। सौभाग्य से कृष्णा जी के यहाँ है। और ये भी कहा जा सकता है कि उनके यहाँ, हमारे यहाँ जो भारतीय स्त्री का एक काठिन्य है, एक तरह की अदम्यता है, एक तरह की अपने होने में एक गहरा विश्वास है, वो भी उनके यहाँ चारों तरफ तरह तरह से प्रकट होता है। वो सिर्फ इस अर्थ में एक लेखिका नहीं है, वो लेखक हैं। और जो लेखक समाज में लेखक होने के नाते अपना हक और हैसियत रखते हैं, इस नाते नहीं कि वो एक लेखिका है। एक लड़की को लेके एक दिलचस्प बात मैं आपसे बांटना चाहूँगी कि जो इसका बिंदु था जिससे मैंने इस कहानी को उठाया, वो दो पंक्तियाँ थीं।
वो पंक्तियाँ ये थी, चिराग जलता रहेगा, चिराग जलता रहेगा, चिराग जलता रहेगा। ये मेरी माँ कह रही थी जब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई। और अजीब है लेखन का पूरा जो अनुशासन है। पूरी किताब ख़त्म हो गई लेकिन ये पंक्तियाँ उसके बाहर रह गईं। और ये पंक्तियाँ दरअसल उस चीज़ की ओर इशारा करती थी जो हमारी काया और आत्मा के अनुशासन से बंधी हुई है। मुझे ये भी लगा कि मेरी माँ ने दीपक शब्द का, दिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दिया जो था वो हमारी समाप्ति का द्योतक भी है। और वो चिराग के ऊपर पहुंच गई, जो कि उनकी भाषा नहीं थी, पर ये भी था कि वो एक ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जो छोटी सी एक रेखा थी, वो उसको फलांगना नहीं चाहती थी। सोच रही है एक अपनी लड़की की। आमतौर पर जब जा रहे होते हैं, परिवार एक दूसरे को देखते हैं, खामोशी से देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसकी बहू ठीक है, ये मेरी बेटी है, इसका घर ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं। उस वक़्त वो बहुत कुछ नहीं देख रहे होते। स्थूल रूप से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं और जाने से पहले अपने को तैयार कर रहे होते हैं। जहाँ तक सेक्सुअलिटी का ताल्लुक़ है, कौन सा ऐसा परिवार है जो बिना सेक्सुअलिटी के ऊपर जाता है साहब? हम सब जानते हैं कि आप घर बना सकते हैं, आदमी और आदमी घर बना सकते हैं, औरत और औरत घर बना सकती है, आदमी और औरत घर बना सकते हैं, लेकिन क्या आदमी और आदमी, औरत और औरत बच्चा बना सकते हैं? एक इतनी सी छोटी सी बात है जो किसी भी अपने देह को छोड़ने वाले आदमी को ये महसूस होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अभी जो मैंने टुकड़ा पढ़ा था वसीयत का, क्या देख रहे हैं वो कि हमें नहीं लगता कि हम ज़िंदगी से फरार हो रहे हैं, हम अपने पोतों में जिएंगे, अपने बच्चों में जिएंगे। साहब आप ये सोचेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप लेखक की हैसियत से लेखक के टेक्स्ट को देखते हैं तो मुझे थोड़ी सी चिंता और परेशानी से ये कहना पड़ेगा कि आप उसे खाली निपट आइडियोलॉजी से मत देखिए, उसको मानवता से देखिए, उसके जो सेंस है उसको पकड़िए आप।